नमस्कार साथियों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने हिंदी व्याकरण में शब्द प्रकरण जो था, इस शब्द प्रकरण की शुरुआत की थी और कल अपन ने शब्द की जो परिभाषा है, शब्द की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा था और परिभाषा में अपन ने पढ़ा था दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का मेल क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, निर्थक नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और इसके उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। जैसे अपन बोलते हैं चाय वाय, तो चाय तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है? निर्थक शब्द है। जैसे अपन बोलते हैं पानी वानी, तो पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वानी सार्थक शब्द नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी सार्थक शब्द नहीं है। तो वर्णों का मेल क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। फिर इसके बाद में अपन शब्द का जो वर्गीकरण है, उस शब्द के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे। शब्द का वर्गीकरण, और शब्द का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण अपन ने किया था। पहला जो था वो अपन ने किया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ मैंने आपको बताया था जन्म के आधार पर। उत्पत्ति का जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया जन्म के आधार पर। और इसमें मैंने आपको कल बताया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक और जो इसका उपभेद होता है संकर शब्द। दूसरा जो अपन ने शब्द का वर्गीकरण पढ़ा और वो था व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया था वो अपन ने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीसरा जो वर्गीकरण किया वो किया अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो क्या था? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। और अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है इसमें वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये भी किसके भेद माने जाते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद माने जाते हैं। और चौथा और अंतिम जो वर्गीकरण अपन ने किया था वो किया था रूप परिवर्तन के आधार पर। यानी शब्दों का रूप परिवर्तन किस प्रकार से होता है उस आधार पर। और उस आधार पर अपन ने दो प्रकार किए थे, एक तो विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। फिर विकारी जो था उसके चार भेद किए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के चार भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक उसमें उसका उपभेद आता है निपात। ये अपन कल पढ़ चुके थे। अब अपन शब्द का जो वर्गीकरण है, ये जो शब्द का वर्गीकरण है, इस शब्द के वर्गीकरण में पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और उसके बाद में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों पहले देखो, इन दोनों की जो तुलना है, इन दोनों की मैं तुलना करके आपको बता रहा हूं, और फिर मैं शुरू करता हूं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। देखो इन दोनों की तुलना करें तो जो उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म या स्रोत। जन्म या स्रोत। और जो व्युत्पत्ति होती है, इस व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना, बनावट या संरचना। अब इसको ऐसे समझें आप कि संस्कृत जो थी वो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की जननी है। कल पढ़ा था अपन ने हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में पढ़ा था।
संस्कृत थी, संस्कृत वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में बदल गई, फिर लौकिक संस्कृत का आगे विकास हुआ, क्योंकि वैदिक संस्कृत तो साहित्यिक भाषा थी, उसका आगे विकास नहीं हुआ। लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए आगे उसका विकास हुआ, क्योंकि लौकिक संस्कृत का ही प्रयोग लोग सर्वाधिक कर रहे थे। वैदिक संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा तक ही सीमित रह गई थी। तो आम बोलचाल वाली भाषा का आगे विकास हुआ, वो किसमें बदली? पाली में, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक भेद और आता है शौरसेनी, और उस शौरसेनी से ही क्या निकली? अपनी हिंदी भाषा निकली है। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन ये जो उत्पत्ति के आधार पर है और व्युत्पत्ति के आधार पर है, इसी के ऊपर आधारित है ये। जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये उत्पत्ति के आधार क्या होता है, व्युत्पत्ति के आधार क्या होता है, ये दोनों समझ में आ जाएंगे। और देखो कैसे संस्कृत जो है ये हिंदी भाषा की जननी है, यानी हिंदी भाषा को जन्म देने वाली। तो इसका मतलब जन्म के आधार पर। अब देखो हिंदी भाषा को अनेक प्रकार के चरणों से होकर गुजरना पड़ा, और जब हिंदी भाषा अनेक प्रकार के चरणों से गुजरी तो उसमें क्या हुआ कि यहां जो शब्द का प्रयोग हो रहा था हिंदी भाषा में, उस शब्द का प्रयोग जब किया गया तो उसकी कुछ रचना की गई। कैसे? देखो जैसे इस संस्कृत में जो शब्द है, इस संस्कृत में जो शब्द है और हिंदी भाषा में वो शब्द आ गया, अब उसकी रचना कैसे कर रहे हैं? जैसे मैंने आपके सामने लिखा अज्ञानी, मैंने आपके सामने शब्द क्या लिखा? अज्ञानी। अब यहां देखो अज्ञानी जो शब्द है अपन को पता है ये तत्सम है, यानी किस में आता है? उत्पत्ति के आधार पे। अज्ञानी जो शब्द है इसका प्रयोग अपन हिंदी भाषा में भी करते हैं, लेकिन ये किससे निकल कर आया है? संस्कृत से निकल कर आया है। इसका मतलब इस अज्ञानी शब्द का जन्म देने वाली संस्कृत भाषा है। इसका मतलब ये किस में रखा जाएगा? उत्पत्ति के आधार में रखा जाएगा। अब देखो ये जो अज्ञानी शब्द है इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस ज्ञानी, ए प्लस ज्ञानी। ए क्या है? एक उपसर्ग, और ज्ञानी क्या है? मूल शब्द। तो अज्ञानी शब्द का जो निर्माण है वो उपसर्ग और मूल शब्द से हुआ है, यानी उपसर्ग से इसका निर्माण हुआ है। उपसर्ग से निर्माण हुआ है। इसकी रचना कैसे हुई है? उपसर्ग से इसकी रचना हुई है। जैसे अपन और करते हैं विद्या प्लस आलय, विद्यालय है। अब विद्या भी शब्द है और आलय भी क्या है? शब्द है, लेकिन इसकी रचना किस रूप में हो गई? विद्यालय के रूप में हो गई। तो ये जो विद्यालय है रचना हो रही है, दो शब्दों का अपन यहां क्या कर रहे हैं? मेल करवा रहे हैं, और दो शब्दों का मेल करवाने पे विद्यालय शब्द आया। तो इस आधार पे व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म या स्रोत, और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना या बनावट। अब अपन पहला शब्द का वर्गीकरण लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार, देखो पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है इसके जो प्रकार हैं वो ध्यान रखना मित्रों, 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। और उत्पत्ति का अर्थ क्या बताया मैंने? जन्म या स्रोत, जन्म या स्रोत, यानी जन्म या स्रोत कह सकते हैं अपन। उत्पत्ति के आधार भी कह सकते हैं। कितने प्रकारों में विभाजित कर लिया? 4 प्रकारों में विभाजित कर लिया। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो इसमें पहला आता है तत्सम शब्द, पहला भेद है तत्सम शब्द। दूसरा जो भेद आता है वो दूसरा भेद है तद्भव शब्द। दूसरा भेद कौन सा है? तद्भव शब्द। तीसरा जो भेद आता है वो है देशज शब्द, देशज शब्द।
और चौथा जो भेद है वो है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर या स्रोत के आधार पर हमने शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और एक इसमें इसका उपभेद कह दे, या जो ये 4 भेद हैं इन्हीं की प्रजाति का एक और आता है संकर शब्द। या संकर शब्द जो है इसको अपन मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं, मिश्रण वाला शब्द भी कह सकते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, 5 नहीं होते हैं। ये जो है संकर शब्द जो है ये भेद नहीं माना गया है, ये इन्हीं में से निकल कर आया है, और इन्हीं में से निकल कर आने के कारण इसको संकर शब्द या मिश्रित कह दिया गया। अब अपन देखो तत्सम जो शब्द है और तद्भव जो शब्द है इन दोनों को तुलना करते हुए पढ़ेंगे। फिर देशज शब्द है और विदेशज शब्द है, इन दोनों की तुलना करेंगे, और फिर अंत में पढ़ेंगे अपन संकर शब्द, क्योंकि ये संकर शब्द तो इन चारों का क्या है, मिश्रण है, और चारों का मिश्रण है तो इसको तो अंत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन दो के बीच में तुलना करते हैं। किस किस के बीच में? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बीच में तुलना करते हैं। देखो तत्सम जो शब्द है वो तत् प्लस सम से मिलकर बना है, और जो तद्भव शब्द है, ये जो तद्भव शब्द है ये मिलकर बना है तत् प्लस भव से। तत्सम किससे मिलकर बना? तत् प्लस सम से मिलकर बना। और तद्भव किससे मिलकर बना? तत् प्लस भव से मिलकर बना। ये जो तत् है इस तत् का अर्थ होता है उसके। सम का जो अर्थ है वो है सम्मान। यहां ये जो तत् है इसका अर्थ लिया गया उससे, और भव का जो अर्थ है ये होता है उत्पन्न होना। दोस्तों यदि हिंदी में आपको कोई भी परिभाषा याद करनी है तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। शब्द जो आपके सामने लिखा गया है उस शब्द के टुकड़े करो। टुकड़े करने के बाद में उनका आप आसानी से अर्थ निकालो, और आसानी से अर्थ निकालकर आप उसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने किया, तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ मैंने आपको बताया उसके, सम का अर्थ बताया मैंने सम्मान। अब यहां ये ध्यान रखना उसके, किसके? उसके, ये है संस्कृत, उसके यानी संस्कृत भाषा के सम्मान शब्द। यहां भी जो उससे शब्द है इसका भी अर्थ क्या लिया गया? संस्कृत। अब दोनों में अंतर समझना। उस संस्कृत भाषा के सम्मान शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में आज भी ज्यों का त्यों हो रहा है वो तत्सम कहलाएगा। दोबारा सुनना दोस्तों, उस संस्कृत भाषा के सम्मान शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों हो रहा है वो क्या कहलाएगा? तत्सम। इसमें देखो उस संस्कृत भाषा के सम्मान शब्द तो है, वो उत्पन्न तो किससे हुआ है? संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके उत्पन्न होने के बाद में जब उसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया तो उस शब्द का रूप बिगड़ गया। रूप बिगड़ गया तो वह जो बिगड़ा हुआ रूप है, वह बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। इन दोनों को आप इस प्रकार से समझे, संस्कृत है और संस्कृत से अपनी कौन सी भाषा निकली है? हिंदी भाषा निकली है। संस्कृत से कौन सी भाषा निकली है? हिंदी भाषा निकली है। अब देखो संस्कृत हिंदी भाषा की क्या हो गई?
जननी, ध्यान से सुनना, संस्कृत हिंदी भाषा की क्या हो गई? जननी। संस्कृत से कौन सी भाषा निकली? हिंदी भाषा। और अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? जन्म के आधार पर। और क्या पढ़ रहे हैं? तत्सम शब्द पढ़ रहे हैं। यहां देखो, जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग होता था, जो शब्द यहां जिस रूप में प्रयोग हो रहा था, जब वह शब्द हिंदी भाषा में आया, तो हिंदी भाषा में आने के बाद भी उसको वैसा का वैसा प्रयोग कर दिया गया। जैसा प्रयोग संस्कृत में हुआ, वैसा का वैसा प्रयोग किस में कर दिया गया? हिंदी में कर दिया गया। इसका मतलब अपन यहां जिस रूप में रख रहे हैं वही रूप यहां लेकर आ रहे हैं, उसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब किसी शब्द के रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा प्रयोग उसका संस्कृत में होता है, यदि वैसा ही प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, तो वह शब्द ही क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। अब क्या हुआ? जब उस शब्द का प्रयोग, भाई एक तो स्थिति अपने सामने आई कि संस्कृत में प्रयोग हो रहा है, वैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग कर दिया। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आई कि उस शब्द को हिंदी भाषा में जब प्रयोग किया गया, तो श्रम लाघव के कारण, बोलने में लगने वाली मेहनत के कारण उस शब्द का रूप बिगाड़ दिया गया। जब उसका प्रयोग अपन ने हिंदी भाषा में किया, तो अपन ने जैसा प्रयोग संस्कृत में हो रहा था वैसा का वैसा प्रयोग नहीं किया, उसके रूप में परिवर्तन किया, तो उसका जो परिवर्तित हुआ हुआ रूप है वही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। यानी ये है शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, शब्द का परिवर्तित हुआ रूप, और ये है शब्द का सबसे शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप, परिमार्जित रूप या संस्कृत निष्ठ रूप। अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द को बोलने में यदि कठिनाई होती है, किसी शब्द को शुद्ध लिखने में यदि कठिनाई होती है, तो वह तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत निष्ठ होता है, वह उसका परिमार्जित रूप होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है। और जब सबसे शुद्ध रूप शब्द का होता है तो उसको बोलने में भी कठिनाई होगी, उसको लिखने में भी कठिनाई होगी। तो जो बोलने और लिखने में अपन को जिन शब्दों में कठिनाई हो वो शब्द क्या होंगे? तत्सम। और जिनको बोलने में आसानी हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। जैसे इसको ऐसे समझे कि कैसे रूप बिगड़ा। भाई आपके सामने लिखा हुआ है अक्सी। देखो ये जो अक्सी शब्द है ये तत्सम है, और हिंदी में भी यदि अपन इसको अक्सी के रूप में ही लिख रहे हैं, भाई संस्कृत में क्या लिख रहे थे अपन? अक्सी, और हिंदी में भी उसको क्या लिख रहे हैं? अक्सी लिख रहे हैं। उसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्या है? तत्सम है। और यदि अपन हिंदी में आंख लिख रहे हैं, हिंदी में क्या लिख रहे हैं? आंख लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये संस्कृत में तो अक्सी लिखा जाता है, लेकिन इसको हिंदी में अपन आंख लिख रहे हैं, तो ये जो आंख शब्द है यही क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। अक्सी का बिगड़ा हुआ रूप आंख है। अपन ने अक्सी शब्द के रूप को बिगाड़ लिया और उसका क्या बना लिया? आंख बना लिया। तो ये आंख ही क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब देखो दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित जितनी भी आप चाहे कितने भी शब्द ले, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनको एक साथ लिखें, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो पहले इनको यानी 10 या 15 मिनट इनको एक साथ दोहरा ले। फिर भी देखो परीक्षा में आपका प्रश्न सही हो, किस प्रकार से सही हो आपका प्रश्न, उसके लिए तत्सम तद्भव शब्द जो होते हैं उनको पहचानने से संबंधित कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन देखो ये जो बिंदु हैं ये जरूरी नहीं कि लागू होंगे, जरूरी नहीं है लागू होंगे, बस ये तो एक ये तरीका है कि जैसे मान लीजिए
किसी भी तत्सम तद्भव शब्द से संबंधित प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आया और आपका वो रूप याद किया हुआ नहीं है, वो शब्द याद किया हुआ नहीं है, आपने उसको याद नहीं किया, तो आप उस शब्द को, उस शब्द की जो बनावट है, उस शब्द का जो जन्म है, किस प्रकार से वो लिखा गया है, उस आधार पे आप उसको आसानी से पहचान सके कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, उसके बारे में देखो। तो देखो तत्सम, दोनों को मैं तुलना करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानना, यानी अपन इन शब्दों को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानना, पहला इसमें जो आता है, दोनों की तुलना करते हुए दोनों में देखेंगे, पहला जो बिंदु है इसमें वो है, देखो एक तो होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जो है इसको अपन देखो चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु के बाद में एक रूप आता है अनुस्वार। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं ये तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होंगे ये क्या होंगे, तद्भव होंगे, और अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं ये तत्सम होते हैं। अनुस्वार, जैसे मान लीजिए किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार आ रहा है तो उसको आपको तत्सम करना है। यदि आपको उसका रूप सही सही याद है, तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने की कोई ट्रिक ये नहीं होती है, केवल ये मुख्य बातें हैं कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आया, आपने याद किया वो शब्द उसमें नहीं है, कोई अलग शब्द आ गया, तो आप उस प्रश्न को कर रहे हैं तो वो आपका प्रश्न सही होने की संभावना ज्यादा रहे। और वो सही होने की संभावना किस प्रकार से ज्यादा रहेगी, वो ये ध्यान रखना, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में, किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, आपको उसका तत्सम तद्भव याद नहीं है तो आपको उसको क्या करना है, तत्सम करना है, और चंद्र बिंदु वाले को क्या करना है, तद्भव। देखें उदाहरण के द्वारा इसको समझे, मैंने आपके सामने लिखा चंद्र। देखो चंद्र तत्सम जो शब्द होते हैं इनका उच्चारण बहुत, यानी अपन ये कह सकते हैं कठिनाई से होता है। चंद्र जो शब्द है इसका उच्चारण करने में अपन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो श्रम लाघव लगेगा, और श्रम लाघव ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब उस शब्द का उच्चारण अपन आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब लोग इसको क्या बोलते हैं, चांद। भाई चंद्र है लेकिन चंद्र कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे सब, चांद बोलेंगे। चांद बोलना सरल है जबकि चंद्र बोलना क्या है, कठिन है। चंद्र को अपन आसानी से नहीं बोल सकते, चांद को आसानी से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आसानी से कौन सा बोला जा रहा है, चांद। तो ये क्या हुआ, तद्भव, और चंद्र क्या हुआ, तत्सम, क्योंकि ये शब्द का क्या है, शुद्ध रूप है, परिष्कृत रूप है, परिमार्जित रूप है, संस्कृत निष्ठ रूप है। तो जब भी यदि शब्द के ऊपर अनुस्वार आ रहा है तो प्राय ये शब्द तत्सम होते हैं, और यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है तो ये शब्द प्राय तद्भव होते हैं। जैसे और उदाहरण देखना चाहे तो अभी मैंने आपके सामने लिखा था अक्सी, और अक्सी का होता है आंख। इसके ऊपर चंद्र बिंदु आ रही है, लेकिन ये देखो अक्सी, अब यहां इसके ऊपर चंद्र बिंदु है तो ये तद्भव शब्द है। ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो पहली बात, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में। दूसरा देखो, दूसरा अपन देखेंगे, दूसरा जो बिंदु है वो है हलंत रे का प्रयोग, हलंत रे का प्रयोग।
हलंत रह का प्रयोग जो होता है ये हमेशा ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। हलंत रह का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में नहीं किया जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है आश्चर्य, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है आश्चर्य। आश्चर्य जो शब्द है, इस शब्द को देखो मैं इस रूप में लिख सकता हूं, आ से चे रे हलंत के रूप में लगा सकते हैं, हलंत आ गया रे। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हलंत रह आ जाए या किसी भी शब्द के ऊपर रह आ जाए, शब्द के ऊपर रह आ जाए। ऊपर जो रह आता है वो हमेशा हलंत वाला होता है। देखो एक तो होता है करम, एक है करम, ये है कैरम, ये क्या है क्रम। फिर है एक ड्रम। इनमें देखो इस शब्द के जब टुकड़े करते हैं तो कै रे हलंत में, इस शब्द के जब टुकड़े करेंगे कै हलंत रे में। ड्रम शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे डरम। तो इन तीनों में देखो एक ही स्थिति इस प्रकार की है जिसमें हलंत रह आ रहा है, और वो स्थिति कौन सी है, वो स्थिति है ये वाली। इसमें अपन ऊपर रह लगा रहे हैं, बाकी किसी में ऊपर रह नहीं आ रहा है। तो जो ये अपन शिरोरेखा होती है, इस शिरोरेखा के ऊपर रह खींचते हैं, ये वाला रह आधा होता है। बाकी चाहे रह किसी भी रूप में लिखा हुआ जाए, शब्द के अंदर आ जाए, चाहे ये जो अपन टैवरग होता है वो वाला रह होता है तो वो भी आ जाए, हमेशा वो क्या होगा पूरा होगा। एक ही स्थिति में रह आधा होगा। ये जो रह है, ये वाले जो रह है, इस रह का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना केवल अंडाकार वर्णों में ही किया जाता है, अंडाकार वर्णों में ही। अंडाकार वर्णों से यहां अर्थ है कि केवल इनका प्रयोग टै वर्ग में होगा, केवल इनका प्रयोग टै वर्ग में होगा। यानी जो अपन ड्रम लिख रहे हैं, ड्रम में जो रे लगाया है, ये जो रे होता है इसका प्रयोग केवल टै वर्ग में होता है, बाकी अन्य किसी वर्ग में इस रे का प्रयोग नहीं होता है। भाई आपने कभी भी ऐसे देखा है कि ये वाला रे नहीं होता ना? क्या कभी आपने जैसे ग लिखा और इसके ये रे लगा दिया हो, आपने च लिखा हुआ हो और इसमें रे लगा दिया हो, जैसे आपने पै लिखा और रे लगा दिया हो, आपने बै लिखा और बै में रे लगा दिया हो, ये स्थिति नहीं होती है। ये वाला जो रे है अंडाकार आकृतियों में आता है, जैसे ट्रक। ये स्थिति देखी है अपन ने। तो टै डे वाले में आता है, टै वर्ग के वर्ण है दोनों, तो अंडाकार वर्णों में ही इसका प्रयोग होगा, अर्थात टै वर्ग में ही इसका क्या किया जाएगा प्रयोग किया जाएगा। तो हलंत रह का प्रयोग किसमें किया जाता है? हलंत रह का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। हलंत रह का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम शब्दों में। देखो अब आश्चर्य जो मैंने लिखा इसमें ऊपर रह आ रहा है, अब ऊपर रह आ रहा है तो आपको क्या करना है कि ये तत्सम शब्द है, ये क्या है तत्सम शब्द है। तो इस आश्चर्य का जो तद्भव होता है वो तद्भव होता है अचरज। क्या हो गया तद्भव? अचरज। अब आप खुद देखो, आश्चर्य बोलने में आसानी होगी या अचरज बोलने में आसानी होगी? अचरज बोलने में आसानी होगी, जबकि आश्चर्य बोलने में आसानी नहीं होगी। आश्चर्य का जब उच्चारण करेंगे तो श्रम लाघव ज्यादा लगेगा, जबकि अचरज का उच्चारण करेंगे तो श्रम लाघव कम लगेगा। तो इसमें श्रम लाघव कम लग रहा है, तो जिसमें श्रम लाघव कम लग रहा है वो क्या है?
तद्भव है। और उदाहरण के द्वारा देखें इसको, जैसे मैंने आपके सामने लिखा परपट। अब परपट लिखा हुआ है, इसमें ऊपर रह आ रहा है, तो इसे ऊपर रह आ रहा है, अभी मैंने बताया था ऊपर जो रह आता है वो ही केवल क्या होता है, हलंत वाला होता है। अब ये जो परपट है इसको अपन कहते हैं पापड़, यानी परपट जो है ये तत्सम रूप है और पापड़ जो है ये तद्भव रूप है। आपने कभी सुना है पापड़, वो सॉरी परपट सुना है? नहीं, अपन क्या बोलते हैं, पापड़ी बोलते हैं। परपट कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि पापड़ का उच्चारण आसानी से हो जाता है, जबकि परपट का उच्चारण आसानी से नहीं होता है। तो इसका उच्चारण आसानी से नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, तत्सम, और पापड़ क्या हो गया, तद्भव। और उदाहरण देखें, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पर्यंक, आपके सामने लिखा हुआ है पर्यंक। अब ये जो पर्यंक है इसमें देखो अनुस्वार भी आ रहा है। पहली स्थिति अपन ने ये लिखी थी चंद्र बिंदु और अनुस्वार, इस पर्यंक में अनुस्वार भी आ रहा है, और मैंने लिखा था ये अनुस्वार वाले उदाहरण क्या होते हैं, तत्सम, और चंद्र बिंदु वाले उदाहरण क्या होते हैं, तद्भव। बोलो इस शब्द में अनुस्वार है या नहीं है, इसका मतलब ये शब्द क्या होगा, तत्सम। फिर दूसरा हलंत रह का प्रयोग, हलंत रह में देखो ऊपर रह आ रहा है इसमें, और ऊपर रह जिन शब्दों में आता है वही क्या होता है, हलंत रह होता है। इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है। इसका मतलब ये शब्द क्या है, तत्सम है। और इसका जो अपन तद्भव बनाएंगे वो बनेगा पलंग। पर्यंक का जो तद्भव है वो क्या बना, पलंग बना। अब कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पलंग जो शब्द है इसमें भी अनुस्वार आ रहा है, तो मैंने पहले ही कहा है कि प्राय इन शब्दों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। यानी ये जो मैं स्थितियां आपको बता रहा हूं ये पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, इनके द्वारा केवल आप तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर कर सकते हैं। अपन निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होगा, नहीं, हमेशा तत्सम शब्दों में नहीं होगा, प्राय होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा उदाहरण किस में आएंगे, तत्सम में आएंगे, और कम से कम उदाहरण किस में आएंगे, तद्भव में आएंगे। तो ये केवल पहचानने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। जैसे एक और उदाहरण देख ले, अपन लिखते हैं, आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है कर्म, और कई इसको इस रूप में भी बोल देते हैं, कर्म पूरा बोल देते हैं, एको यानी बाहर नहीं निकालते हैं, तो इसके ऊपर रह आ रहा है, ऊपर रह आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है। तो आज अपन ने तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने से संबंधित दो बातें देखी। पहली बात तो अपन ने देखी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें होता है, तद्भव में, अनुस्वार का प्रयोग किसमें होगा, तत्सम में। फिर दूसरा बिंदु अपन ने देखा हलंत रह का प्रयोग किसमें होता है, हलंत रह का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। और इसके आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथियों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।